नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। लगातार हम टेलीफोन नंबर्स जो हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, उन नंबर्स को आप नोट कर लीजिएगा और हमारे चर्चा के विषय जो है उसके साथ में आप भागीदारी निभा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा कार्यक्रम जो होता है सोमवार से लेकर शनिवार आप लोगों के बीच हम लेकर आते हैं ठीक 12 से 1 बजे तक। और इसी के साथ में जो मैं अगर बात करती हूँ विषय की, तो बहुत ख़ास होता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, कुछ ऐसी हेडलाइंस हम आम तौर पे देखते हैं। सुमेर सिंह मीणा जो कि लापता हुए थे, ऐसी डेट वहाँ पे दी गई है 21 जनवरी। ऐसे ही लापता की अगर बात करती हूँ तो संदीप गौतम, उम्र है 30, कद है 5'11" फीट। ऐसी ही तमाम खबरें हम अखबार में आए दिन पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। यानी कि वो लोग जो घर से गुमशुदा हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों, सोचा है कि जिस घर से व्यक्ति गुमशुदा होता है, उन घर वालों की क्या हालत होती होगी और उन लोगों पे क्या बीतती होगी। ऐसी छोटी बड़ी बातें जो होती हैं, जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ से हमको कभी भी बता के नहीं आते हैं। वो हाथ से छोटा सा दस्तक देते हैं, लेकिन उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज का जो हमारा विषय है बहुत खास है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। गुमशुदा से संबंधित विषय पर चर्चा होगा और बहुत ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, सावन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। दिन है गुरुवार, तारीख है 6 जुलाई 2023। आज ही के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ था इतिहास में, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम इतिहास पे नज़र नहीं डालते हैं तो भविष्य में हमें क्या निर्माण करना है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। तो इसके लिए नज़र डालते हैं आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था इतिहास में। 1885 की अगर मैं बात करती हूँ तो लुई पॉस्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज ही के दिन 1944 में महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, बहुत ही खास यहाँ पे संबोधित करते हुए। और इसी के साथ में 1959 की अगर मैं बात करती हूँ तो वेल्लोर अस्पताल में पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसका सफलतापूर्वक आज भी हम कई मरीजों पे देखते हैं और जान बचाते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बात करती हूँ चाणक्य नीति की, तो मेरे सबसे फेवरेट होते हैं चाणक्य नीति, क्योंकि अगर मैं उन नीतियों पे गौर करती हूँ, आप भी उन पे करते हैं, तो मुझे लगता है कि जीवन में जो संघर्ष होता है या जो भी बाधाएँ आती हैं, जिसको हम कई बार कन्फ्यूजन के स्टेट में होते हैं कि अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए, तो अगर हम चाणक्य नीति को थोड़ा भी अपनाते हैं या समझते हैं करीब से, तो काफ़ी कुछ परेशानियों को हम टाल सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं विचार में, जो कि चाणक्य नीति कहती है। चाणक्य के अनुसार धन व्यक्ति को सम्मान और संपन्नता दिलाता है। सुखी और धनवान बनाने के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान के लिए ज़रूर निकालें। कितनी अच्छी बात है कि जब भी हम कोई भी चीज़ कमाते हैं तो हम सोचते हैं उसको एकत्रित करके रखें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा धन जो संचय है वहीं के वहीं रुक जाता है। अगर हम उसे विस्तार करना चाहते हैं तो चाणक्य नीति भी कहती है कि हमें समाज के उत्थान के लिए भी लगाना चाहिए। आज की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही खास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। गुमशुदा से संबंधित जानकारी आप तक हम बताएंगे और हमारे साथ में बहुत ही खास और बहुत ही वरिष्ठ विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। योगेश पंडित जी, एडवोकेट हैं आप और इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सर, जैसे कि आपके लिए तो ये विषय बड़ा आम है, आए दिन आप इन सब चीज़ों से डील करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अगर सामाजिक तौर पे बात करती हूँ तो वो लोग जिनको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न तो आपसे यही रहेगा कि लापता व्यक्ति का अर्थ क्या है। अगर मैं आपके संदर्भ में जानना चाहूँ तो आप उसे कैसे यहाँ पे बताना चाहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो एक लिमिटेड समय सीमा से देखा नहीं गया है, उसको संपर्क करना मुश्किल है, वो अपने जिस जगह पे उसको मौजूद होना था वहाँ पर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके परिवारजन या एज पर लॉ हम मिसिंग पर्सन की कैटेगरी में डालते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी इच्छा से चला गया हो सकता है वो व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो सकता है वो व्यक्ति किडनैप हो गया हो, तो यार हो सकता है कुछ मेडिकल इलनेस के कारण वो व्यक्ति पता नहीं ढूंढ पा रहा हो अपना, या तो सीनियर सिटीज़न हो या दिव्यांग हो या कोई भी और ऐसा कारण उसके साथ हो सकता है। तो ये तमाम कैटेगरीज हमें दर्शाती हैं कि वो व्यक्ति हो सकता है मिसिंग पर्सन बन जाए, यानी अपने जिस जगह से होना चाहिए वहाँ पे ना पहुँच पाए, ना आ पाए। तो इसको
मिसिंग पर्सन कहा जाता है। गुमशुदा गुमशुदा जिनको हम व्यक्ति। कहेंगे। आपने बोला कि एक तय अवधि तक आपने बोला, वो अवधि क्या है? जनरली देखिए एक माइंडसेट हमारा है कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर हमें रुकना चाहिए, उसके बाद पुलिस को संपर्क करना चाहिए। तो देखिए ऐसा कोई मैंडेट कहीं नहीं है। अगर आपके पास कोई रीजनल एप्रीहेंशन, रीजनल ग्राउंड है, आपके पास कोई ऐसा रीज़न है जो जिससे आप समझ सकते हैं कि यार ये व्यक्ति अब ट्रेस नहीं हो पा रहा है या संपर्क में नहीं है, ऐसे अनेकों प्रकरण देखे गए हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा कि एक मैडम है जिन्होंने अपने हस्बैंड को ट्रेस करने के लिए पुलिस की मदद चाही। उन्होंने कहा भाई मिसिंग कंप्लेंट जो है थोड़ा आप रुकिए 6-8 घंटे, उसके बाद हम संपर्क करते हैं, इनको ट्रेस करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे रीजनेबल ग्राउंड मेरे पास है और मुझे पूरा यकीन है कि ये व्यक्ति अपने दोनों नंबर एक साथ बंद नहीं कर सकते। एक नंबर चलो बंद हो गया, ये व्यक्ति अपना नंबर मतलब एक नॉर्मल रूटीन उस व्यक्ति का नहीं है कि अपना नंबर बंद करके बैठ जाए। जैसे किसी की आदत होती है कि भाई काम खत्म, ऑफिस से फ्री हो गए, नंबर बंद करें, नहीं। तो आप अगर अपनी ऐसी हैबिट बनाएंगे तो फिर आपके परिवारजन उस तरह से आपको जज करेंगे। तो नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल सिनारियो में अगर आप कोई चीज़ नहीं करते और एकदम से होने लगे तो आपके परिवारजन, गार्जियंस, टीचर्स, जो भी आपके लव वंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको एक शक होना बहुत लाजमी है। सर वैसे तो कहा जाता है कि जब भी कोई अपराध होता है, कई बार दस्तक हमको कुछ ना कुछ हिंट्स दे के जाता है। पूर्ण तौर पे तो कुछ हमें नहीं पता चलता, लेकिन कुछ ना कुछ दस्तक देता है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं आपको लगता है छोटी बड़ी कि जिसको हम एज अ अलर्ट मान लें? जैसे आपने बोला टेलीफोन का, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो ऐसी कौन सी चीज़ों को हम दिमाग में रख के ये समझ सकते हैं कि कुछ हादसा हो सकता है? देखिए पहली चीज़ तो कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट बता के नहीं होता तो ये आप सब लोग समझते हैं। फिर भी जिस तरह से आजकल खामियां, वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बढ़ गई हैं या समाज में बढ़ गई हैं, जिस तरह की समस्याएं बढ़ गई हैं, इसके चलते ये आपदाएं, ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो कुछ पॉइंटर्स जिसको आप कहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो डाउट क्रिएट कर सकते हैं हमारे मन में, वो इस प्रकार होंगी। पहली चीज़, व्यक्ति का आपके कांटेक्ट से दूर हो जाना। एकदम से भाई उसके नंबर बंद है, बहुत लंबे समय तक आप उसको संपर्क नहीं कर पा रहे। वो लंबे समय की कोई सीमांकन नहीं है, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है कि 24 घंटे ही पूरे करने हैं आपको, ऐसा नहीं है। 4 घंटे 6 घंटे भी हो गए और आपको लगता है कि नहीं, आपके मन में एक शक पैदा हो रहा है कि ये नॉर्मली नहीं होना चाहिए था, आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई वार्निंग व्यक्ति ने रेज करी या कोई मैसेज आपको, SOS आजकल मैसेज एक एक्टिवेट हो गया है हर मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में ये बटन होता है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अगर बटन को 3 बार या 5 बार जल्दी जल्दी प्रेस कर दे तो आपके परिवारजनों को एक SMS अलर्ट आपकी लोकेशन के साथ चला जाता है। तो इस तरह के कुछ सिग्नल्स होते हैं जो अगर आप तक पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पहुंच रही है, तो ये एक वार्निंग साइंस होते हैं जिनको परिवारजन, इष्टजन वार्निंग साइंस ले सकते हैं। सर थोड़ा सा ट्रैक से मेरा क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन उससे पहले हम एक कॉलर हैं, उनका हम कॉल लेते हैं। महेंद्र पटेल जी हैं दमोह से, हम आपका स्वागत करते हैं। सर प्रश्न कीजिए। जी मैम नमस्कार। जी जी मैं सर को भी नमस्कार करता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है, सामाजिक तौर पर जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से बिना बताए या कोई व्यक्ति या महिला चला गया, उसके दोनों नंबर चालू नहीं है और शक है कि बिना बताए चला गया है, तो प्रथम दृष्टि वो घर के सदस्य को क्या कदम उठाना चाहिए, कितना इंतजार क्या करना चाहिए और कैसे मतलब वो धीरज रखे, थोड़ा सा उसको बता। जी हाँ महेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना उनका प्रश्न था मैं भी इतना ही समझ पाई कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति घर से लापता होता है तो कितने समय तक हमें इंतज़ार करना चाहिए और कहाँ पे हमको जाके गुमशुदा की रिपोर्ट करनी चाहिए। जी, महेंद्र जी का आंसर देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इस पर एक बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा। कई लोग होते हैं जिनके साथ, जिनकी आदत बन जाती है कि भाई घर से गायब हो जाते हैं, और काफ़ी युवा भी हैं ऐसे जो घर से बिना बताए चले जाते हैं या बताते कहीं और है, जाते कहीं और हैं। तो जब अगर ऐसी आदत आपके अंदर है तो एक बहुत पुरानी अच्छी कहावत भी है कि वो बोलते हैं ना, भेड़िया आया वाली स्थिति। तो अगर आप नॉर्मली भी इस तरह के प्रैंक करते हो, हरकतें आपकी ऐसी हैं, तो परिवारजन उतनी सीरियसनेस से आपको लेंगे। लेकिन अगर कोई वाकई में ऐसी घटना है कि वो व्यक्ति इस तरह की चीज़ें नहीं करता, गायब नहीं होता, एकदम से अवेलेबल रहता है, मौजूद रहता है ना, डिसिप्लिन रहता है, फिर अगर वो व्यक्ति गायब हो रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें शक आपके मन में पैदा हो रहा है, चिंता आपके मन में पैदा हो रही है, तो आप 24 घंटे की अवधि का वेट ना करें, आप तुरंत जाके संबंधित थाने में आप कांटेक्ट कराएं
और इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे NGOs और लीगल संस्थानों से भी आप मदद ले सकते हैं, तो ये भी मैं अपने आगे आपको इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे प्रश्न जोड़ ही देती हूँ सर कि अगर कई बार ऐसा आपने बोला कि पुलिस स्टेशन जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ पे जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दर्शकों कि थाने जाना किसी को भी पसंद नहीं होता है, और अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो लोग पहले डरते हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं, संकोच करते हैं कई बार आमजन। तो उनके लिए दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि कंप्लेन तो करनी है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हर स्टेट पुलिस अपनी वेबसाइट के ऊपर मिसिंग कंप्लेंट की ऑनलाइन कंप्लेंट सुविधा देती है, सारी स्टेट्स पुलिस देती है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अगर पुलिस स्टेशन जाने में दिक्कत है या स्टेशन आपसे थोड़ा दूरी पे है, तो आप 1098 जो चाइल्ड लाइन नंबर कहलाता है, वो डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है ऐसी सिचुएशन के लिए ही, ऐसे कंसर्न, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ही बनाया गया है। तो आप सबसे पहले महेंद्र जी को भी मेरा ये सुझाव है और बाकी तमाम ऐसे लोगों को कि आप हेल्पलाइन को जरूर संपर्क करें। 24 घंटे 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन है ये आपके लिए एक प्राथमिक चीज़ हो सकती है। उसके बाद आप संबंधित थाने में एक कंप्लेंट कराएं, उसके बाद इसके ऊपर एक अप्रोच और कार्रवाई होगा, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। बिल्कुल, एक टोल फ्री नंबर 1098 जो है, जिस पे आप ऐसी कुछ भी आपको दुर्घटना समझ में आती है कि ऐसा कुछ हुआ है हादसा, तो आप तुरंत इस पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जब हमने यहाँ बोला कि गुमशुदा हो जाते हैं तो थाने गए, आपने बोला NGO की मदद ले सकते हैं। अब ये बताइए कि शिकायत कर कौन सकता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके संज्ञान में ये चीज़ सबसे पहले आ गई हो, वो व्यक्ति कंप्लेंट इनिशिएट कर सकता है। चाहे वो दोस्त हो, परिवारजन हो, स्कूल टीचर हो, स्कूल प्रिंसिपल हो, कोचिंग का टीचर हो, कोई भी हो जो उस बच्चे से, उस व्यक्ति से कनेक्टेड है, वो व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके माँ बाप ही जा रहे हैं, आपके बहन भाई, आपके परिचित कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके रीजनेबल ग्राउंड आपके पास होने चाहिए। भाई हो सकता है जो व्यक्ति मिसिंग हुआ उसके माता पिता स्वास्थ्य के कारण या एज के कारण आने में सक्षम ना हो। कोई भी व्यक्ति परिवारजन होना चाहिए जिसको जानता हो, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फिल करने होते हैं और आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सर, जनरली लोग डरते हैं किसी और की मदद करने के लिए। कई बार उनको लगता है कि हम क्यों इस बछड़े में पड़े या हम क्यों इसमें बेकार में फंसें। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी कुछ भी हादसा हमारे आसपास होता है तो हमको उस समय क्या करना चाहिए? इतना हमें बायज़ होकर सोचना चाहिए या तुरंत हमको उनकी कंप्लेन करना चाहिए? देखिए, मैं आपको इसकी एथिकल विचारधारा एक बता सकता हूँ कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति आपका परिवारजन होता तो आप क्या करते, ये एक बात हो जाएगी। दूसरा, देखिए, सिर्फ अच्छा व्यक्ति बनना, बोलने और असली में करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये मैंने आपको एक बात टिप्पणी रखी। सर, अगर कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, अगर मैं क्राइम ब्रांच की बात करती हूँ तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को लापता के केसेस में कैसे हेल्प करता है? आपने बहुत बारीक और बहुत अच्छा सवाल किया है तपस्या जी। देखिए, जैसे ही कंप्लेंट होती है तो इसकी कुछ गाइडलाइंस निर्धारित है। मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस पर बात करना चाहूँगा आपको। मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी इस पे गाइडलाइंस इशू करी थी। बहुत अच्छा उन्होंने इस पे ऑर्डर इशू करा था कि अगर कोई ऐसी बॉडी मिलती है जो अनआइडेंटिफाइड है, भले वो डेड बॉडी हो या व्यक्ति नहीं मिल पाया, तो इसके लिए किस तरह से पुलिस मूव करेगी। दूसरा, कर्नाटक हाई कोर्ट का इसके ऊपर बहुत अच्छा एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए मिसिंग व्यक्ति को ढूंढने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय का बहुत अच्छा एक गाइडलाइन है, एक बहुत अच्छा प्रकरण है, बड़ा बेंचमार्क केस है। यह है होरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पुलिस कमिश्नर दिल्ली। इसमें यह बताया गया है कि पुलिस क्या एक्शन लेगी, किस क्रमबद्ध तरह से काम करेगा। इसमें पूरी गाइडलाइंस बनाई गई है कि किस डेजिग्नेशन का व्यक्ति, पुलिस कमिश्नर से लेकर DIG IG रैंक का व्यक्ति इन्वेस्टिगेट करेगा। प्रेफरेबली उसको एक फीमेल ऑफिसर होना चाहिए। PCR यूनिट क्या करेगी, जो पुलिस कंट्रोल रूम यूनिट है, वो कहाँ कहाँ पर जाके सर्च करेगी, अस्पतालों में, मॉर्ग में, जहाँ जहाँ पर भी हो सकता है, हॉस्टल्स में, ऐसी जगहों में जो सब अर्बन एरिया है, जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पर भी वो व्यक्ति खो सकता है, छुपाया जा सकता है, वहाँ जाके सर्च करेंगे। NGOs की क्या भूमिका है, इसके लिए भी MHA की गाइडलाइंस है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं जो आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते, खासकर छोटे बच्चों के मैटर में, बच्चियों के मैटर में, तो आप जो पॉक्सो एक्ट होता है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है,
इनकी स्पेशल गाइडलाइंस की मदद लेके परिवारजन सीधे केंद्र सरकार को संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी सुविधा ऑनलाइन बनाई गई है, इसको बोलते हैं ई पॉक्सो बॉक्स। NCPCR जो है, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सीधे स्टेट के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सेल को हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हो गया या जो क्राइम डिवीजन के सीनियर अधिकारी हो गए, इनसे ATR की मांग कर लेते हैं। ATR कहलाता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो केंद्र स्टेट के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, अधिकारी से इस रिपोर्ट की मांग कर सकता है कि ये बच्ची इतने समय से गुमशुदा थी, आपने क्या किया, आप इसकी रिपोर्ट हमें भेजें। तो ये बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस इस तरह से बनाई गई। आपने बोला यहाँ पे कि बच्चियों के लिए, यानी कि फीमेल का आपने यहाँ पे जिक्र किया है, स्पेशल जो के, तो उसमें क्या आपको लगता है कि क्या खास गाइडलाइन है? उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइन जो होरीलाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली में बनाई गई है, वो ये है कि पहली चीज़ कि फीमेल ऑफिसर होना चाहिए जो इन्वेस्टिगेट करे। उसके बाद 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आप क्या करोगे, इसके स्पेसिफिक SOP बनाए गए हैं। SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हमारे दिनचर्या में, हमारे लाइफ में एक SOP होता है, हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में इनके लिए SOP बनाया गया है कि आप 4 यूनिट डिवाइड करोगे, एक अस्पताल चेक करेगी, एक मॉर्ग चेक करेगी, एक यूनिट पेट्रोलिंग इस तरह से चेक करेगी, एक परिवारजन से बात करेगी। ये तमाम चीज़ें गाइडलाइंस बनाई गई और एक फीमेल ऑफिसर उसकी पूरी यूनिट की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगी। बिल्कुल, ये जो गाइडलाइन आपने बताई और मैंने जो क्राइम ब्रांच का जो बोला कि वो किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये गाइडलाइन के तहत ही क्राइम ब्रांच जो है पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन है कि देखिए, परिवारजन अपनी तरफ से मीडिया और तमाम चीज़ों की मदद ले सकते हैं, बट पुलिस के ऊपर ये दायित्व है कि आपको देना है न्यूज़पेपर में, और वो भी 1 हफ्ते की अवधि में, विद इन अ वीक आपको फोटोग्राफ बाकायदा ऊपर मिसिंग पर्सन लिख के, उसकी पूरी गाइडलाइन स्पेसिफिक है, हिंदी में, अंग्रेजी में। अब भाई अगर कलकत्ता का प्रकरण है या राजस्थान का प्रकरण है या तमिलनाडु का प्रकरण है, तो भाषा का अंतर हो जाएगा। जाहिर बात है, हमें लोकल लैंग्वेज यूज़ करनी है। बिल्कुल। और बाकायदा हमें 1 हफ्ते के अंदर रेडियो, न्यूज़पेपर और तमाम चैनल्स पे इसको सर्कुलेट करना बाध्यकारी। सर, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपने बोला कि महाराष्ट्र का प्रकरण है, कहाँ का भी, कहीं दूसरी स्टेट का है, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, रहने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का है लेकिन लापता वो दिल्ली में जाके होता है, तो कहाँ पे जाके व्यक्ति रिपोर्ट करेगा? मध्य प्रदेश में करेगा कि दिल्ली में करेगा जाके? आप अपने संबंधित थाने में जाके रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आजकल जो पुलिस मैकेनिज्म है वो तकनीक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे हम फिर आगे बात कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र ने अपना खुद का एक सेटअप बनाया हुआ है जिसका नाम है जिपनेट, जोनल इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना हुआ है पुलिस का, जहां पर कोई भी, चाहे वो चोरी के मोबाइल का मैटर है या मिसिंग पर्सन का, नारकोटिक्स का मैटर है या किसी इलीगल एक्टिविटी का, इस जिपनेट पोर्टल के माध्यम से सारे स्टेट्स को एक इंटीग्रेटेड एक्सेस दी गई है कि आप एक साथ वो कंप्लेंट की कॉपी आप तक पहुंच सकती है और इसके माध्यम से इसकी कॉपीज वहां सर्कुलेट हो जाती है, उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बना दिया गया। जी बिल्कुल। इसी के साथ में मैं एडवोकेट की भूमिका भी जानना चाहती हूँ। हमने क्राइम ब्रांच देखा, हमने NGO की भूमिका देखी, एडवोकेट की क्या भूमिका होती है? किसी भी लापता को पकड़वाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं या वो खुद भी कैसे हेल्प कर सकते हैं परिजन को? जी देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई ऐसे रूरल संस्थानों में ये देखा गया कि FIR रजिस्टर नहीं हो पाई, सिर्फ एक आवेदन ले लिया गया, कंप्लेंट ले ली गई और उसके ऊपर एक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारा दबाव था, बहुत ज़्यादा कम्बरसम लाइफस्टाइल हो जाती है, बहुत सारे रूटीन चीज़ें पुलिस की बड़ी टफ होती हैं, आसान नहीं होती। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस की बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे कंप्लेंट जब आते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे कार्य होते हैं, तो जाने अनजाने में कई बार हो सकता है किसी कंप्लेंट पर कार्रवाई उचित ना हो पाए। तो एडवोकेट की मदद से आप पिटीशन लगा सकते हैं न्यायालय में कि ये हमने कंप्लेंट दर्ज करी थी जिसके ऊपर FIR नहीं हो पाई। आप एडवोकेट की मदद से सीनियर अधिकारियों तक अपनी बात, SP SSP महोदय तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, IG ऑफिस तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जोनल ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आप NGOs की एक भूमिका में छोटा सा एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप समाज सेवी संस्थानों की मदद ले सकते हैं अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की, जिसमें हो सकता है कि समाज का एक बहुत बड़ा दायित्व है इन सारे समस्याओं में आपका की सहायता करने के लिए। तो वो NGO का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे निकल के आता है कि वो जब ट्रेनिंग्स कराते हैं या
अवेयरनेस करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग तो करें, साथ ही साथ ऐसी जब विकट समस्या किसी परिवार किसी जन पर आए तो अपने नेटवर्क में जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं राष्ट्र भर में, वहाँ पर भी इस सूचना को वो लोग भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये एडवोकेट और एनजीओ की भूमिका मैंने आपको थोड़ी सी दर्शाई। बिल्कुल, यहाँ पे हमने एनजीओ की बात करी, एडवोकेट की बात करी, क्या कुछ अलग है दोनों में? बिल्कुल, एनजीओज जो हैं उनकी गाइडलाइंस भारत शासन ने, एमएचए ने अलग से उनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं कि एनजीओ क्या करेगा, एनजीओ क्या नहीं करेगा। एनजीओ को पुलिस के साथ जुड़कर जुवेनाइल यूनिट्स, हर थाने में एक जुवेनाइल यूनिट बनी हुई है, हर थाने में एक जुवेनाइल ऑफिसर बनाया गया है। उसमें भी कहा गया है कि प्रेफरेबली वो फीमेल हो, नहीं हो तब भी वो ट्रेंड हो। तो एनजीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, उन्हें अवेयर करे, उन्हें सिखाए, क्योंकि बच्चे की ट्रेसिंग या एक मिसिंग पर्सन की ट्रेसिंग नॉर्मल केस से थोड़ी भिन्न होती है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद चला गया हो या किडनैप हुआ हो, दोनों एंगल्स पर पुलिस अच्छी भूमिका निभा सकती है। तो एनजीओ उनके साथ खड़े होकर बहुत अच्छा दायित्व निभा सकता है। शेल्टर होम्स में कनेक्ट कर सकता है अच्छी तरह से, एनजीओ में बहुत अच्छा दायित्व एनजीओ का निकल कर वहाँ पर। बिल्कुल। सर, अगर मैं उन लोगों की बात करती हूँ, जैसे कि हमने पहले अभी बातचीत में भी ये बात रखी थी, आपने कहा कि गुमशुदा जो लोग हो रहे हैं या तो वो खुद से हो गए हैं, उनको किडनैप कर लिया गया है, या फिर कई बार इल होते हैं या डिसेबल होते हैं। ऐसे वृद्ध भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं जो लापता हो जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ऐसे वृद्ध लोगों की या ऐसे इल लोगों की जो कई बार लापता हो जाते हैं, तो ऐसे घर में अगर कोई लोग हैं, ऐसे इल हैं या फिर जो वृद्ध हैं, उनकी याददाश्त चली गई है, तो घर वालों को किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर भी अगर वो चले जाएं तो बहुत जल्दी ही उनको आसपास के लोग ही ट्रेस करके उन तक पहुंचा दें? बहुत गहरा आपने बात कही है मैम। पहली चीज़ तो देखिए, अगर मेरे घर में कोई एक वरिष्ठ जन है और मेरे समाज में ही, मतलब मेरी कॉलोनी में ही, मतलब मेरे क्षेत्र में ही लोगों को नहीं पता, तो ये एक बात हो सकती है कि हो सकता है मेरे आसपास लोग जानते ही नहीं कि भाई मेरे घर में मेरे दादाजी बीमार हैं, मैंने कभी बात ही नहीं करी। तो अगर एज अ युवा मैं बात ही नहीं करता किसी से, मैं खुद उनके सामने आने से बचता हूँ, तो फिर मैं उनकी क्या मदद कर पाऊँगा आड़े वक्त में। अगर मान लीजिए उनको कोई मेडिकल समस्या है, मान लीजिए भाई उन्हें पार्किंसंस है या उन्हें अल्जाइमर्स है, उन्हें भैया चीज़ें याद नहीं रहती, तो जाहिर है कि वो मार्केट तक चले गए तो भूल जाएंगे, हो सकता है वो अपना मोबाइल ही भूल जाएं, आप कहाँ से ट्रेस करोगे। समाज का बहुत बड़ा दायित्व है कि लोग पहचान लें कि अरे भैया ये शर्मा जी हैं, ये फला जी हैं। जब समाज में आप उन्हें बताओगे नहीं, मिलोगे नहीं, तो लोगों को क्या पता चलेगा। तो पहली चीज़ तो समाज का और लोगों का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि भाई समाज को अपना समझे, समाज लोगों को अपना समझे। तो जुड़ने से ही समाज बनेगा। हर परिवार एक है, ये विचार अगर आप रखेंगे तो ही आप एक दूसरे को पहचान पाएंगे, नहीं तो फिर आप व्यक्ति आपके बाजू से निकल गया, आपने सोचा ठीक है नहीं पता चला। तो एक बहुत बड़ा हल तो इसी से हो जाता है। मैंने ये भी देखा है कि रिमोट क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में भले ही लोगों के मकान नंबर नहीं है, लेकिन नाम से चिट्ठी आज भी पहुंच जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में आप सिर्फ नाम भर बताएं कि वो फला फला दद्दा कहाँ रहते हैं, भैया नाम से आप व्यक्ति आपको छोड़ के आएगा वहाँ पे, आज भी ये मैंने देखा है। करेक्ट। तो ये तभी हो पा रहा है क्योंकि हर व्यक्ति हर घर के हर शख्स को जानता है, वहाँ पर एक जुड़ाव है, आत्मीयता है। तो ये अर्बन लाइफस्टाइल में देखने को कम मिलती है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, लग्जरियस फ्लैट्स बन गए, लेकिन आप अपने फ्लैट को बंद करके रहना चाहते हो, आप पड़ोसी को नमस्कार भी नहीं करते, भूले से नमस्कार कर दिया तो आपको लगता है यार ये तो यार बहुत नज़र रखते हैं हम पे। तो इस तरह की विचार आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदायक भी हो सकते हैं। मुझे लगता है मेरी बात जो मैं पहुँचाना चाह रहा था मेरे सही ऑडियंस तक पहुँच गई। बिल्कुल, बहुत सही आपने बोला कि अगर हम लोगों से मिलेंगे, अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, तो उनको पता चलता है कि हमारे घर में भी कोई बीमार व्यक्ति है। हो सकता है कि कभी वो बाहर जाए तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर सकता है कि आपके घर का व्यक्ति इतनी देर से हमें नहीं दिखा है। इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो एक पेपर में उनका नाम, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर एटलीस्ट उनके पॉकेट में ज़रूर डालिए। इल अगर कोई आपके घर में व्यक्ति है या वृद्ध है तो हमेशा पॉकेट में उनका नाम के साथ में एड्रेस और नंबर आप डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार वो गुम जाते हैं सर। तो मुझे लगता है ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। बहुत आपने इनफैक्ट बहुत अच्छा सोल्यूशन आपने बताया कि एक आप पेपर डाल दें। पेपर के साथ क्या हो सकता है, बारिशों का समय शुरू हो गया है तो वो ख़राब हो सकता है, गल सकता है। एक प्रिंटेड प्लास्टिक कार्ड आप बनवा दें, वाटरप्रूफ, वो काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहेगा। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनवा लें, बच्चों के बैग में डाल दें, वरिष्ठ जनों के कपड़ों में डाल दें।
दूसरा, अगर आप चाहें तो पूर्णतः टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी में मैं विस्तृत कुछ अच्छे बिल्कुल। पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उसके पहले तपस्या जी की बात से एक बात और आपको बता दूं। आजकल हम लोग मोबाइल तो बड़े कॉमनली यूज़ कर ही रहे हैं। मोबाइल में ज़्यादातर लोग पासवर्ड लगाते हैं क्योंकि वो पेमेंट्स करते हैं और उस पर लॉक लगाना बहुत आम बात है। मोबाइल जब ओपन हो जाता है तो एक नॉर्मल स्क्रीन होती है, लेकिन एक होती है लॉक स्क्रीन। भले ही आपका मोबाइल कोई खोल ना पाए, तब भी आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर एक पासवर्ड एक स्क्रीन हो सकती है जो सिर्फ आप, भले स्क्रीन लॉक्ड है लेकिन तब भी उसको आप पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए, वरिष्ठ जन के लिए, या खासकर अगर कोई मेडिकल इलनेस है किसी व्यक्ति को और वो बाहर जाता है, उसके लिए ये जो स्लिप या पर्ची या कार्ड रखने का सॉल्यूशन मैडम ने बताया, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से 100%। दूसरा, एक सफ़ेद नोट बना दें मोबाइल में जाके, सिंपल एक एप्लीकेशन यूज़ करके फ्रीली नोट बना दें, ड्राफ्ट बना दें अच्छे हाई फॉन्ट में, व्यक्ति का नाम, उनके परिवारजन का नाम, इनका मोबाइल नंबर, आप व्यक्ति का मोबाइल नंबर नहीं, आप परिवारजन का मोबाइल नंबर, ताकि उनको संपर्क किया जा सके। जो व्यक्ति है उसको कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं है, भाई ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता, उनको शुगर तो नहीं है, डायबिटीज़, कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ये तमाम चीज़ें आप उनके साथ लिख के रख दें, उनका पता लिख दें, उनके वॉलपेपर पे सेव हो जाए। भले व्यक्ति को आपके वॉलपेपर को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मिसिंग पर्सन में भी देखा मैंने। बच्चे को पासवर्ड याद नहीं है, भूल गया वो, या वरिष्ठ जन है उसको मोबाइल का पासवर्ड याद नहीं रहता, या एकदम से स्ट्रेस में, ट्रॉमा में वो भूल गया, या एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट भी कहीं ना कहीं मिसिंग और किडनैपिंग के साथ कनेक्टेड ही है। आप देखिए, हो सकता है व्यक्ति किसी घटना में आ गया, एक्सीडेंट में, और उसका मोबाइल कहीं दूर जाके फेंका गया। अब जो लोग उनकी मदद करने आगे आए हैं, वो उस व्यक्ति को उठा के पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारा पासवर्ड क्या है, वो बताने की स्थिति में नहीं है, उसको चोट पहुंची है। अब या तो अगर आपकी स्क्रीन पर ये तमाम जानकारी आपके परिवारजन की होगी तो बड़ी आसानी से आपको मदद हो सकती है, और नहीं तो थोड़ा समय लगेगा। पहले एम्बुलेंस से आप अस्पताल पहुंचोगे और उसके बाद कल परसों तक आपके परिवार तक संपर्क हो पाएगा। क्या बात तो है, ये क्या एक अच्छी चीज़। बहुत शानदार आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मोबाइल सबके पास होता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप नोट जैसी चीज़ें, या आप स्क्रीन सेवर भी उस पर लगा सकते हैं कि कई बार आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो तमाम जानकारी जो आप तक पहुँच सकती है, जो बहुत ज़रूरी होती है, वो उन जानकारी को इकट्ठा करके लोग आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, पर कई बार हम खुद ही इतने ज़्यादा प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं कि वो लोग चाह के भी हमारी मदद नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ में सर, आपने टेक्नोलॉजी को लेकर बार बार जोर दिया कि टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है। हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, खासकर मिसिंग पर्सन और किडनैपिंग जैसे प्रकरणों में। मैं इसको आपको दो तरह से अपने उत्तर को विभाजित करूंगा। पहला, परिवारजन, इष्टजन क्या कर सकते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट कैसे यूज़ करती है टेक्नोलॉजी का ट्रेसिंग में। ठीक है, परिवारजन क्या कर सकते हैं। अब देखिए भैया, जब हमने एक प्रकरण देखा था दिल्ली का, जहाँ पे एक छोटा बच्चा है प्रद्युम्न, जिसकी स्कूल में क्या घटना हुई थी आप जानते हो। जब हमने प्रकरण देखे निठारी जैसे, निठारी कांड कितना फेमस हुआ था, समतारा एक प्रकरण अपने देखा था, ऐसे अनेकों प्रकरण अपन देख चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब ऐसे प्रकरण होते हैं तो हमारा खौफ पैदा हो जाता है परिवारजनों के दिल में। अब क्या करें भाई, स्कूल में तो मोबाइल रखना अलाउड नहीं है, परिवारजन दे नहीं सकते। बहुत सारे स्कूल्स, सरकारी प्राइवेट दोनों, कैमरे की सुविधा आजकल देने लगे हैं। क्लासरूम में, पब्लिक प्लेसेस में कैमरे हैं। टीचर्स का अलग से सेंसिटाइजेशन कराया जा रहा है कि आपको कैसे बात करना है, बच्चे को गुड टच बैड टच कैसे सिखाना है, उसे बताना है कि भैया क्या गाइडलाइंस बनाई गई है कि आपके घर से जब कोई आपका गार्जियन या परिवारजन लेने आ रहा है तो स्कूल्स में आईडी कार्ड का सिस्टम है कि इन्हीं जनों को देना है, हर किसी को बच्चे हाथ में नहीं भेज देना है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर पेरेंट्स को अलाउ किया गया है कि वो ट्रैकिंग डिवाइसेस, जिसको बोलते हैं जीपीएस इनेबल्ड डिवाइसेस, बच्चों के बैग में रखवा सकते हैं, जिसके माध्यम से पेरेंट्स एक बटन दबा के, बच्चा एक बटन दबा के सीधे पेरेंट्स को एसओएस का मैसेज भेजा सके। सारे बहुत सस्ते डिवाइसेस है, पानी की तरह अवेलेबल है आज की डेट में। दूसरा, ये बच्चा बैग में रख सकता है, 3 से 5 दिन का उसका बैटरी बैकअप होता है। मैं किसी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट को प्रचार नहीं करना चाहूँगा, बट बड़ी आसानी से अच्छी वेबसाइट्स पर आपको ये मिल जाएगा। अगर बच्चा बड़ा है और उसको मोबाइल रखना अलाउड है, सीनियर सिटीजन है, परिवारजन है, तो आप अनेकों ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से, गूगल के माध्यम से ही आप ट्रैकिंग एप्लीकेशन मोबाइल में डाल सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवारजनों को लाइव लोकेशन 24 घंटे 7 दिन देख सकते हैं।
तो हम लोग तो खुद परिवारजन इसको फॉलो कर रहे थे, तो 4-5 जनों का हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें हमें कोई कष्ट होता ही नहीं है। पूरे टाइम सबकी लोकेशन सब देख सकते हैं, कहीं भी कोई संपर्क कर सकता है किसी से, तो एक बड़ा सेफ मेथड आपके साथ होता है। रात बेरात आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, मूव करना है। चलिए दूसरे उत्तर पर आते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट क्या कर सकती है टेक्नोलॉजी का यूज़ मिसिंग पर्सन्स और किडनैपिंग के प्रकरण में? मैंने आपको बताया 24 घंटे तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी कंप्लेंट रिपोर्ट करा सकते हैं। पुलिस ने सबसे पहले नंबर ट्रेसिंग के लिए उस टेलीकॉम कंपनी को एक नोटिस इशू करा। ईमेल के माध्यम से भी आजकल हो सकता है, बहुत सेंसिटिव है, तो व्हाट्सएप के ऐसे ग्रुप बना दिए गए हैं जहां पर तुरंत जानकारी के लिए नोटिस भेजे जा सकते हैं। उस नंबर को ट्रेस कर लिया गया, बड़ी आम बात है, आप लोग जानते हैं, सब टेलीविजन प्रोग्राम्स देखते हैं। दूसरा एक बड़ा अच्छा साधन आजकल आ गया है सोशल मीडिया। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा या तो डिप्रेस था या फिर गलत दोस्ती के कारण या चंचल मन होने के कारण चला गया। जैसे आम प्रकरण देखे गए, पबजी खेलते खेलते व्यक्ति की दोस्ती किसी लड़की से हो गई, लड़के से हो गई, साहब वो दूसरे स्टेट चला गया ट्रेन पकड़ के, माता जी को बताया कि मैं तो मार्केट तक जा रहा हूँ ईयरफोन खरीदने, और चला गया। ऐसे अनेकों ट्रेसिंग पुलिस द्वारा की गई, हमने भी की है। तो ऐसा बच्चा क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे अपडेट डाल रहा है। तो जहाँ सोशल मीडिया पे कोई फोटोग्राफ उसने डाली है, उसने कोई फुटप्रिंट क्रिएट किया है, कोई भी फोटोग्राफ आप और हम कोई भी व्यक्ति जो साझा करते हैं सोशल मीडिया पे, ये एक एविडेंस होता है, डिजिटल एविडेंस होता है। इसको साइबर यूनिट्स इस एविडेंस की मांग करके इसको ट्रेस करा सकते हैं। इसके अंदर एक फॉरेंसिक डेटा होता है, इसको कहते हैं मेटा डेटा। तो हमारे जैसे एक्सपर्ट जो होते हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ये इस फोटो को ट्रेस कर सकते हैं। इस फोटो ये किस कैमरे से ली गई है, इसका क्या लैंगिट्यूड लैटिट्यूड है, एग्जैक्ट 25 मीटर की एक्यूरेसी मिल जाती है। तो बहुत हद तक टेक्नोलॉजी का ये यूजेज किया जाने लगा। तीसरा उदाहरण, सीसीटीवी कैमरा, आईपी कैमराज। यहाँ पर आजकल इतनी अच्छी तकनीक आ गई है, बढ़िया क्लियर कैमरे आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, तमाम जगहों पर मिलेंगे। इस माध्यम से भी व्यक्ति के चेहरे को ट्रेस किया जा सकता है। व्यक्ति ने अगर गमछा बांध लिया, कैप लगा लिया, तब भी व्यक्ति ट्रेस आउट किया जा सकता है। जब अपराधी ट्रेस किया जा सकता है तो मिसिंग पर्सन ट्रेस आउट किया जा सकता है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। आपराधिक डेटा को आजकल एनसीआरबी जैसी यूनिट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और सीसीटीएनएस को ब्लेंड कर दिया गया। यानी अपराधी अगर आजकल शहरों में खुले घूम रहे होंगे तो उनको कुछ समय में ट्रेस कर लिया जाएगा, और पुलिस सीधे आके उन्हें बोले कि भाई बहुत दिनों से घूम रहे हो, आओ हमारे पास व्यवस्था है। तो ये तकनीक बहुत जल्दी आम हो गई। तो मिसिंग पर्सन और किडनैपिंग के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सारी स्टेट पुलिस एजेंसीज के लिए ये मैंडेट है कि वो एससीआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से मिसिंग कंप्लेंट का डेटा रेगुलरली अपडेट कराएं, ताकि एनसीआरबी इस पे कॉग्निजेंस ले सके, एक्शन ले सके। ठीक है। एक और अंतिम पॉइंट समाज के लिए, आप ज़रा सा भी संदिग्ध हों और देखें कि यार ये बच्चा जो जा रहा है या ये जो व्यक्ति जा रहा है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है इसका, ट्रेन में, बस में, कहीं और, हमें समझ में आ जाता है ये सब चीज़ें देख के, तो आप बिल्कुल पूछताछ करें। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं सिटी का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉल है, बहुत बड़ा मॉल, वहाँ पे एक बच्चा पार्किंग स्थल में रो रहा था, बिल्कुल खाली अकेले घूम रहा है, और एकदम से एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो चलो। वो बच्चा उनसे हाथ छुड़ा रहा है कि नहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ। तो भैया जो एक्शन हो सकता था, हमने कहा आप एक काम करिए, चलिए साथ में, जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे रुकिए, मॉल सिक्योरिटी को बुलाया, संबंधित थाने को बुलाया, बहुत जल्दी जो यूनिट होती है पुलिस की उसने हेल्प आउट करी इसको, और भाई माता जी को फ़ोन कर कर उसको ट्रेस आउट कराया गया। वो जो व्यक्ति था वो उनका कोई गार्जियन नहीं था, वो उनका कोई रिलेटिव नहीं था। तो इस तरह के एक बहुत बड़ी इंसिडेंट बचा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने लगातार हमारे कार्यक्रम में दी, और मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हमें सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने परिवार को सेफ रखने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, और कई छोटी बड़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं जिसके कारण हम हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। आप यहाँ पे योगेश जी यहाँ पे आए हमारे कार्यक्रम में, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमारे बीच में योगेश पंडित जी थे, एडवोकेट एंड इंटरनेशनल साइबर एक्सपर्ट, और हमने गुमशुदा से संबंधित विषय पर चर्चा की थी। लेकिन अब वक्त हो गया है यहाँ पे पर्यटन पे जाने का। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो दिखाने लायक हैं, वो अद्भुत हैं। आइए नज़र डालते हैं यहाँ पे ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार इमारतों की एक सीमा प्रदान करता है। ग्वालियर के किले वास्तुशिल्प कौशल और जटिल डिजाइन के महान उदाहरण हैं। ग्वालियर का पहाड़ी किला और ग्वालियर शहर उत्तर भारत के इतिहास के अभिन्न अंग रहे हैं। ग्वालियर किला बलुआ पत्थर की ठोस दीवारों से घिरा लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वालियर किले में 3 मंदिरों, 6 महलों और कई पानी के टैंक सहित कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। ये लगभग अजेय संरचना और शायद भारत में सबसे सुरक्षित किला था। ये भी भारत में किले के बीच पर्ल के रूप में जाना जाता है। समय के एक बिंदु पर ग्वालियर का किला उत्तर और मध्य भारत के सबसे अजेय किले के रूप में माना गया था। ग्वालियर में पहाड़ी किला चोटीदार आकार में एक एकांत दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अन्य तुलनीय पहाड़ियों से घिरे एक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। कहा जाता है कि यह किला 8वीं सदी में बनाया गया था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित शक्तिशाली ग्वालियर किले से पूरा शहर दिखाई देता है। किले की दीवारें खड़ी ढलान पर रास्ता देती हैं। यह किला कई बार कई लड़ाइयों के लिए एक गवाह रहा है। किले के एक घुमावदार मार्ग है जो लगता है पहाड़ी है और पहाड़ी में नक्काशीदार जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। इसकी दीवारों के भीतर इस गढ़ में मध्ययुगीन वास्तुकला के खजाने कई चमत्कार महलों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। किले के सबसे प्रख्यात महलों में है आश्चर्यजनक अलंकृत मान मंदिर महल, जिसे मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग 500 साल के दौरान ग्वालियर का किला एक शासक से दूसरे शासक के पास चला गया। इसके केंद्र में एक बगीचा है जिसमें महाराज जयाजी राव सिंधिया की एक विशाल मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। यह छतरी इटालियन शैली में निर्मित है। महाराज बाड़ा की चारों दिशाओं में शॉपिंग सेंटर स्थित हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल भवन, टाउन हॉल और विक्टोरिया बाजार और महाराज बाड़ा परिसर में सुंदर प्रतिष्ठानों की विशेष सुविधा देखने लायक है। बाड़ा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहाँ आने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। महाराज बाड़ा ग्वालियर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। महाराज बाड़ा की वास्तुकला बड़ी ऐतिहासिक और सुंदर है। इसका कारण है महाराज जयाजी राव सिंधिया का वास्तुकला प्रेम। महाराज जयाजी राव सिंधिया ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शैलियों की 7 इमारतों का निर्माण करवाया था। महाराज बाड़ा में इटालियन, जर्मन, रशियन, मुगलई, राजपूती और चीनी वास्तुशिल्प की प्राचीन इमारतों को देखा जा सकता है। हम सीधे मिलाते हैं हमारे मेहमान से। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। आनंद विश्वकर्मा जी हैं, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है और मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। कई सारे नेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपना नाम कमाया है एज अ कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट भी। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। धन्यवाद। आनंद जी, ये कॉम्बिनेशन हालांकि देखा जाता है, लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हम आपके साथ में और आज आपकी जो कला है उसको आज हम हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। और जैसे कि आपने कई सारे इंटरनेशनल शोज़ भी किए हैं, नेशनल शोज़ भी किए हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? मैडम, मेरा ये सोचना है कि आप जहाँ भी जिस मंजिल पर पहुँच जाएँ, जिस पायदान पर, जिस स्टेयर पर, जिस सीढ़ी पर चढ़ के आएँ, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पेरेंट्स बचपन से नहीं हैं। सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े आदर्श मेरे बड़े भाई श्री अशोक विश्वकर्मा जी हैं, जिन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है। और 2 लाइनें उनके सम्मान में कहना चाहूँगा। समय चूँकि कम है, बात ज़्यादा करना चाहता हूँ, मुझे बातूनी बहुत कहते हैं लोग, कि उंगली पकड़कर चलना भी सिखा सकता है, अपनी दौलत गैरों को भी लुटा सकता है, और महज एक भाई ही है इस दुनिया में
जो बाप के किरदार को बखूबी निभा सकता है। तो मैं अपने भाई को समर्पित करता हूँ ये लाइनें, जिसने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। उसके बाद मैं नाम जरूर लूँगा, हर मंच में नाम लेता हूँ, हुकुम सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे पहला मंच दिया है 2002 में, उनका एक एहसान है। उसके बाद हमारे शहर संस्कादानिक बबलू मैथ्यू जी हैं, राजेश पिल्ले जी हैं, ये बहुत ही महान कलाकार हैं, जिनकी उंगली पकड़ कर, जिनके आदर्शों पर चलकर आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है कि आपने उन सब के प्रति अपना कृतज्ञता यहाँ पे जाहिर करी, और ये बहुत अच्छी बात होती है, हम कहीं पे भी पहुँच जाएं, लेकिन जहाँ से हम चलना सीखे हैं, जिनसे हम चलना सीखे हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि हम सब मुलाकात कर ही चुके हैं आनंद जी से कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, तो सबसे पहले आप हमको क्या दिखाना चाहेंगे आर्ट के फॉर्म में, एज अ कॉमेडियन या मिमिक्री आर्टिस्ट? मैं दिखा देता हूँ दोनों आपको। कॉमेडी की बात करते हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आजकल एक संदेश सरकार दे रही है, हमारे घर के बड़े देते हैं हमको, तम्बाकू नहीं खाइए, गुटखा नहीं खाइए, बीमारियाँ होती हैं। सिगरेट के पैकेट्स में भी लिखा होता है ना, ये हेल्थ के लिए हानिकारक, फिर भी हम उसका सेवन करते हैं। एक मैसेज भी है समाज के प्रति, आज के युवाओं के लिए। बिल्कुल। एक बार की बात है, समझ लीजिए एक व्यक्ति को कार्यक्रम में बुलाया, कहा गया है आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे स्पीच देना है। उन जनाब की तम्बाकू खाने की बहुत बुरी आदत थी जी। लेकिन खाने वाला व्यक्ति इतना चतुर होता है, कोई भी खड़ा रहे, कोई भी हैसियत सामने हो, वो किसी भी प्रकार से तम्बाकू खा लेता है। तो गौर फरमाइएगा, सारे दर्शकों से भी निवेदन है, उन्होंने स्पीच शुरू की और तम्बाकू खा ली कि मैं बताना चाहता हूँ, देश के मजदूरों के लिए कहना चाहता हूँ कि देश के बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, उन्होंने छोटे छोटे मजदूरों को अपनी जेब में बंद करके तम्बाकू के सामान रखा है। जब काम पड़ता है तो फटाक से आपको बाहर निकालते, उन्होंने डिब्बी निकाल ली और कहते हैं कि जनता के पाँव में या गरीबों के पाँव में कांटा ना लग जाए, इसलिए आपको हमने अपनी हथेली पे रखा है। और भोली भाली जनता को, बेचारे गरीबों को अपनी बातों में चूना लगाते रहते हैं, चूना लगाते रहते हैं, चूना लगाते रहते हैं। बेचारे गरीब इन बड़े आदमियों की बातों पर पिसते चले जाते हैं, पिसते चले जाते हैं, पिसते चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ कब तक, आखिर कब तक इनके झूठे बातों पर तालियां बजाते रहेंगे? अगर इसी तरह आप तालियां बजाते रहे, ये सब मिलकर आपको कच्चा चबा जाएंगे। शुक्रिया। क्या बात है, कितनी सही तरीके से आपने जी। अपने कॉमेडी में पूरा जो वाकया, जो लोग जिस तरीके से तम्बाकू खाते हैं उसको आपने एक्सप्रेस किया है वाकई। अब मैं थोड़ा मिमिक्री की तरफ जाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले आप किसकी नकल करके, मिमिक्री करके बताना चाहेंगे? वैसे तो हीरो कर लेता हूँ मैं, राजकुमार साहब की, अजीत जी की, है ना, ओम प्रकाश जी की, आप जिसकी करना चाहें। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, हकले जो हमारे जीवन में आते हैं, अपनी बात पूरी नहीं कर पाते एक बार जी में, जी जी, वो उसके लिए कॉमेडी मैंने बनाई है। उसके बाद मैं निरंतर बिल्कुल, आपसे प्लीज। तो हकले हैं, एक दूसरे से नाम पूछ रहे हैं। नाम पूछने में टाइमिंग देखिए, पहला हकला दूसरे से, क्या है तेरा नाम क्या है? बोले मेरा घसीटा। और तेरा? मेरा भी घसीटा, मगर उतना नहीं जितना तूने। दो हकले लोहारी का काम कर रहे हैं, मैं भी जात का लोहार हूँ, विश्वकर्मा हूँ। गुरु ने सरिया गर्म करी और चेले से बोल रहा हथौड़ा मार। गुरु ने सरिया निकाली और चेले से बोला, चेला हथौड़ा मार। वहां से गुरु का चेला बोलता, मारू रहने दे, ठंडा हो गया। एक आर्मी वाले अपने जवानों को समझा रहे हैं, लड़ाई के वक्त विमान में आग लग जाए, पैराशूट बांधिए, 1 से 10 तक गिनती गिनिए, छलांग लगा दीजिए। एक आर्मी में खड़ा हुआ नया बंदा, साहब जी 10 तक गिनती नहीं, तुम सिर्फ 3 तक गिनोगे। ये वाकया हो जाता है। एक बार मेरे साथ बड़ी कठिन परीक्षा हो गई, मुझे एक डायलॉग दिया गया सनी देओल जी का, बोले उसको फिल्मी गाने में गाना है आप, जैसे कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये दौलत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू चाहे तो भौंकूं, तू चाहे तो काटूं। इस डायलॉग को गाने में बोलना है। मेरे लिए परीक्षा का सवाल हो गया। मैंने कव्वाली के पैटर्न में इसको गाया, आप आदेश देते सुनाता हूँ कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई गई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं,
तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू चाहे तो भौंकूं, तू चाहे तो काटूं, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ऐसा वाकया हो जाता कभी कभी, क्या बात प्रेजेंट ऑफ माइंड कभी कभी रखना पड़ता है। क्या बात है। जोक्स मैडम हर जगह निकलते हैं। हमारी श्रीमती थोड़ा सा खूबसूरत है, उनके लिए हमेशा 2 लाइनें बोलता हूँ कि इतनी खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की नज़र से बचाया करो। इतनी खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की नज़र से बचाया करो। आंखों में काजल लगाने से कुछ नहीं होता, गले में नींबू मिर्ची लटकाया करो, उससे नज़र नहीं लगती। अच्छा, मेरे साथ ज़िंदगी भर से धोखा होते आ रहा है। कॉलेज के दिनों में गया, एक लड़की आई, सभी के दिन में आती, सभी की लाइफ में लड़कियाँ आती हैं। उसने बोला आनंद, मैंने उस लड़की से बोला मुझे तुम्हें देखकर कुछ होता है, दिल दुखता है, पसीना छूटता है, घबराहट होती है, आंसू आता है। तो लड़की बोलती इलाज करा लिए, डेंगू में ऐसे ही होता है। तो हर जगह ये वाकया होता है। और 2 लाइनें और कहना चाहूँगा कि काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता। हमारी लाइफ में एक्सीडेंट होता है, परिवार को पैसा मिलता है, कोई धोखा होता है, पैसा मिलता है, महंगी चीज़ टूटी है, उसका इंश्योरेंस। लेकिन प्यार मोहब्बत में जो दिल टूटता है उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। कि काश प्यार का भी इंश्योरेंस हो जाता और बेवफाओं के नाम चालान काटा जाता। और प्यार में वफा मिली तो ठीक है, वरना बेवफाओं पे जो खर्च हुआ उसको क्लेम तो मिल जाता। ये सब बातें क्या बात रोज है। तंगुड़ के हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। क्या बात जी। है, बिल्कुल। और हम मिमिक्री की अगर हम बात करें तो जी, जी। आप और किसकी मिमिक्री आप यहाँ पे दिखाना चलिए चाहेंगे? निकालता हूँ, मैं आवाज़ करता हूँ आपको। जैसे राजकुमार साहब बहुत फेमस थे अपने इंडस्ट्री में। तो राजकुमार साहब के कुत्ते को नहला रहे मान लीजिए, तो उसका कुत्ता भी, राजकुमार साहब का कुत्ता भी अपने अंदाज में बोलता है, जानी हमारे चेहरे पर साबुन मत लगाना, हम राजकुमार के कुत्ते हैं, काट लेंगे, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, मगर वो गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा, और राणा के माल को हजम करना इतना सरल काम नहीं है। डीके अजीत साहब सबसे गद्दार आदमी, डोंट बी सिली। मेरा पाटिल साहब पर बहुत ज़्यादा एहसान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ पाटिल साहब की वजह से हूँ। बचपन से जिन्होंने मुझे दौलत कमाना सिखाया, बचपन से जिनकी उंगली पकड़ कर आगे बढ़ा, आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ, सिर्फ पाटिल साहब की मेहरबानी है, उनकी मानवती। लेकिन पाटिल साहब आज होते कितने खुश होते। आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनकी मौत कैसे हुई? मैंने ही उनका कत्ल किया था। ओम प्रकाश जी, भैया कितनी सारी मिर्ची डाली है, मालूम है कि बुड्ढा भी खाना खाएगा तो अभी जवाने आदमी मिलकर बूढ़े को सता रहे हैं। सुन लो गाँव वालों, देख लो मेरी मौत का दरवाजा, तुम भी चले आओ। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कॉमेडी होती रहती है। और अभी मैं सीख रहा हूँ, कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ। एक समय आएगा कि ईश्वर की कृपा हुई तो बड़े मुकाम तक पहुँचूँगा। बिल्कुल। और एक बात तो मुझे यहाँ पर याद आई है, हमारे जीवन में नकल और अकल का बहुत बड़ा प्रभाव है। उससे पहले दर्शकों को जो चीज़ मैं बोलता हूँ, मैं सुखा आपको बोलना चाहता हूँ। शहर के बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं मनीष अग्रवाल जी, जिनका गाना फेमस हुआ अंगना पधारो महारानी। तो वो बहुत बड़े कॉमेडियन भी हैं, वो लैपटॉप शो में भी जा चुके हैं। तो हमेशा मुझे बताते हैं हमारे शहर के कलाकारों की खासियत है, आगे बढ़ाने के लिए आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत अच्छे अच्छे जोक्स मुझे बताते हैं। तो एक जोक्स मुझे याद आया, 2 फुटपाथ पे लड़के जादू दिखा रहे हैं। यहाँ से रस्सी पे चल के वहाँ तक जा रहा है, नीचे एक ढोल बजा रहा है। 2 चोर पहुँच गए, बोले हमारे लिए काम करो, कितना कमा लेते हो? बोले साहब 15 रुपये 20 रुपये कमा लेता हूँ। बोले हमारे साथ चलो 500 रुपये रोज़ देंगे। बोले करना क्या है? बोले यहाँ रस्सी बांधेंगे, उस बिल्डिंग में रस्सी पे चढ़ के जाना है। बोले बढ़िया यार, चोर खुश। उन्होंने रात को 2 बजे रस्सी बांधी, चोर से बोले चढ़ो, चोर चढ़ गया। बोले यहाँ से उस बिल्डिंग में चले आओ। लड़का बोले पहले ढोल तो बजाओ। मतलब दर्शकों की ताली हम कलाकारों के लिए ऑक्सीजन काम करती है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात। 2 लोग गए इंटरव्यू देने मैडम जी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी बैठ के कर रहा हूँ। तो नकल वाला अंदर गया, अकल वाला बोलता है भैया जो भी बने अकल वाले से हमको बता देना, हम पढ़ लिख के नहीं आए। तो अकल वाला अंदर गया, उससे सबसे पहले पूछा गया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? उन्होंने बड़े सरलता से जवाब दिया, जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। बोले ठीक, वेरी गुड। बोले हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? बोले प्रयास तो कई वर्षों से चल रहा था, 1947 में जाके हो गया। बोले शाबाश। बोले विज्ञान चांद पे जाने की सोच रही है, आप क्या कहना चाहते? बोले सर अभी खोज जारी है, सफलता नहीं मिली है। वो बाहर आ गया। नकल वाला अकल वाले
से पूछता है तो उसने बताया, बोले पहले का नरेंद्र मोदी जी, दूसरे का प्रयास कई वर्षों से चल रहा था, 1947 में हो गया, और तीसरा विज्ञान पता नहीं लगा भाई, वो अंदर गया। जी बोले आपके पिताश्री का क्या नाम है? जी जी बिल्कुल। सर आपने कहाँ कहाँ पे अपने शोज़ किए हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मैडम मैंने स्टैंड नाइट्स बहुत किए वैसे यार, जैसे अनवर साहब हुए, हम्म, जिनका ये गाना है मोहब्बत अब तिजारत बन गई है ना, हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली, उनके साथ किया हूँ। विनोद राठौर के साथ किया हूँ। मैंने चेन्नई में प्रोग्राम किया हूँ, मैंने दिल्ली किया हूँ, और बाकी छोटे मोटे शहर जो छत्तीसगढ़ है, ये रायगढ़ है, रांची है, झारखंड गुमला है। गुमला में लातेहार गया था 2003 में, आपके शहर के बहुत ही नामी कलाकार सुरेश राज जी, उनके साथ जी। गया हुआ था। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेज मुझे मिले हैं। जी, लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, लगातार आपकी जो पिक्चर्स हैं जहाँ जहाँ आपने शो किए हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। आप गोविंदा जी के साथ में भी यहाँ पे जी, आपकी जी। पिक्चर दिख रही है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ आपने जो शो किए हैं, इसके अलावा आप किन किन कलाकारों से मिले, हम ये भी जानना चाहते हैं। मैं मैडम विनोद राठौर जी से मिला हूँ, कुमार सानू जी से मिल चुका हूँ, अनवर साहब से मिल चुका हूँ, और इसके बाद गोविंदा जी से फिल्म फेस्टिवल में मुलाकात हुई थी, क्योंकि वहाँ एंकर कोई अरेंजमेंट किया गया था, मुझे इवेंट्स द्वारा बुलाया गया था। तो वहाँ जाके मुझे विदित हुआ कि यार पूरा कार्यक्रम ये करते हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातचीत हुई, उनको अच्छा लगा नहीं लगा, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप ही कर लीजिए। तो मैं पहले ही प्रोग्राम करके गोविंदा जी से मुलाकात करके वापस आ गया था। जी कविता कृष्णमूर्ति, कविता पौडवाल जी से मैं मिल चुका हूँ, कार्यक्रम उनके साथ कर चुका जी हूँ, जी क्योंकि कविता पौडवाल जी बहुत अच्छी भजन गायिका हैं, उनके साथ संगत करने का मौका मिला मुझे, और ऐसे छोटे मोटे कलाकारों के साथ होता रहता है। अगर मैं बात करती हूँ कॉमेडी और मिमिक्री की, इसके अलावा भी कुछ आप शौक रखते हैं? जी, मैं एंकर हूँ मैम, एंकरिंग करता हूँ। जी 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 कहाँ जी, जी। किन प्लेटफॉर्म्स में आपने आज तक एंकरिंग की? मैंने मैडम किया हूँ, मतलब गज़ल नाइट हो गई, ऑर्केस्ट्रा हो गए, है ना, जी। और हमने सिंगरौली महोत्सव होते हैं उसमें जा चुका हूँ मैं, फैक्ट्रीज के प्रोग्राम होते हैं। अभी लास्ट डे में गया था, झांसी होके आया हूँ, डॉक्टर्स मीट वगैरह थी ना, वहाँ पे गया था। ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेला में कर चुका हूँ मैं। सब जगह बुलाते हैं, एंकरिंग प्लस कॉमेडी के नाम से मुझे जाना जाता है। अगर कोई भी युवा या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी दर्शक के तौर पे हमको देख रहे हैं, आपको जी, सुन रहे जी, हैं, जी। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टैंड अप कॉमेडियन या मिमिक्री में अपना भविष्य देखता है, या एज अ शौक के तौर पे भी मैं बोलूँ, एज अ हॉबी भी उसको लेके जाना चाहता है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनसे यही मैं टिप्स दूंगा कि सबसे पहले तो सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे बचपन से एक ही ख्वाहिश है और मरते दम पर रहेगी कि मैं टीवी में क्यों नहीं आता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी शोज़ वगैरह आते हैं तो मैं देखता हूँ, मन नहीं लगता मेरा, मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी बढ़िया एंकरिंग करता हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया। तो सपने देखिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा कोशिश करिए कि तू लाख हवा ले ले बहारों में, या गोता लगा ले समंदर में, तुझे वो मिलेगा ज़रूर जो लिखा तेरे मुकद्दर में। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ इतने बड़े स्टूडियो में बैठने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जी, मध्य प्रदेश से दूरदर्शन चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि उन्होंने इस मुकाम पे मुझे पहुँचाया। बिल्कुल। आनंद जी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश की तरफ से भी और पूरी टीम की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जी, कि जी। भविष्य में आप इसी तरह के नाम रोशन करते रहें, मध्य प्रदेश का भी। और यहाँ पर आप समय निकाल कर आए, बहुत अच्छी तरीके से आपने जो आपकी हाथ से कलाकारी है उसके आपने कुछ नमूने यहाँ पेश जी, किए, जी। और इसी के साथ में आपने मिमिक्री के भी कुछ नमूने यहाँ पेश किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने जो बातचीत करी थी बेहद खास थी। एक तो हमने मेहमान के तौर पे आपको हास्य कलाकार से मिलवाया था, आनंद जी से, और इसी के साथ में हम लोगों ने योगेश पंडित जी से भी बातचीत करी थी, जिसमें हम लोगों ने गुमशुदा की जानकारी आपको दी थी। ऐसे ही नमस्कार एमपी में हम आपको लगातार सोमवार से लेकर शनिवार 12 से 1 के बीच में ऐसे ही विषय पर चर्चा करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।